नमस्ते भाइयों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपने बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ अपनी फैमिली के साथ इस दिवाली के त्यौहार को मनाया होगा प्यारे बच्चों। तो दिवाली के इस फेस्टिवल पर, पावन पर्व पर, भारतीय रेलवे ने यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट बच्चों को दे दिया, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरी बैक स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की पूरी 5810 जगह यानी 5810 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया, जो कि ग्रेजुएट लेवल की होंगी। अभी एनटीपीसी 2024 की आंसर की जारी ही हुई थी दिवाली से कुछ दिन पहले, और उसके ठीक कुछ दिन बाद 2025 की 5810 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया। तो सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेलवे की ही तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ही बेस्ट मौका इस बार आरआरबी ने दे दिया है। और इतनी जल्दी देगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, कि अभी 2024 की आंसर की को उन्होंने दिया और उसके तुरंत बाद फिर आपके सामने 5810 एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट को आउट कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को लेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एज क्या होगी, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, फुल नोटिफिकेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट जो आपकी जरूरतें हैं, जो इस फॉर्म को भरने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए जो की पॉइंट्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे सभी बच्चों को लाभ मिले इस वीडियो का। और जो भी बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस और इंफॉर्मेशन और क्लासेस का फायदा हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं, आज हम चलते हैं आगे, इस चीज को डिस्कस करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ने पूरे 5810 ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन आज हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनटीपीसी होता क्या है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, एनटीपीसी। तो बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी का मतलब ही नहीं जानते हैं, है ना। तो एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी ये टेक्निकल पोस्ट नहीं है, इसमें इंजीनियर, जेई, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट नहीं है, ये आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। लेकिन पॉपुलर होती है रेलवे कैटेगरीज में, तो अलग अलग पॉपुलर कैटेगरीज में नॉन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी के लिए एनटीपीसी का एग्जाम होता है, जो अलग अलग लेवल पे होता है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो ग्रेजुएट लेवल का है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, भाई 4 अक्टूबर को इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, 4 अक्टूबर को। इसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अक्टूबर यानी कि कल से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आज 22 तारीख है, तो आज 22 तारीख है, तो कल से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं प्यारे बच्चों। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहां पे देख रहे होंगे, 20 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। 20 नवंबर तक इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी। जल्दी से जल्दी फटाफट से फटाफट अपने फॉर्म को फिलअप करके कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन, इसको 2 दिन, जो 20 तारीख को फॉर्म भरेंगे 2 दिन को एक्स्ट्रा समय मिलेगा, यानी 22 नवंबर तक वो अपनी फीस को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए। डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, अगर करेक्शन इन एप्लीकेशन, अगर किसी भी कारण बस आपके किसी भी एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है, बाई मिस्टेक कोई इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाती है जो कि वास्तव में सही नहीं है, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक। यानी प्यारे साथियों, आप 23 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती या कोई भी मिस्टेक हो गई है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। इसके बाद 2 दिसंबर में सारे के सारे जितने भी करेक्शंस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बेचारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने पेपर अटेम्प्ट करने के लिए स्क्राइब की जरूरत होती है। तो उस स्क्राइब के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर, एप्लीकेशन पोर्टल पर उसकी डिटेल्स को सबमिट करने के लिए 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल के
5810 पदों की भर्ती में। तो ये हैं वो इंपॉर्टेंट डेट्स, ध्यान से देख लीजिएगा। कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, लास्ट डेट 20 नवंबर है। फीस भरने के लिए 2 दिन और मिलेंगे 22 नवंबर तक। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं और 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आप अपने स्क्राइब की डिटेल्स पोर्टल पर डाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी एक इंफॉर्मेशन है, उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिए। Candidates must ensure that they possess and fulfill all the prescribed educational qualification। फॉर्म भरने से पहले आपकी पूरी की पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, ये आप ध्यान दे लीजिएगा अच्छे से, कहीं बाद में कोई समस्या ना हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी हुई है, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इस बात का मतलब यह है कि कुछ बच्चे जो फाइनल ईयर के एग्जाम देकर के अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो बिल्कुल भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिनका अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, बाद में कहीं कोई समस्या ना हो। चलिए आगे चलते हैं, वैकेंसीज की डिटेल्स देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं जो हमें यहां पे मिलने वाली हैं। चलिए देखते हैं भाई। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, भाई साहब बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है। पे लेवल जो होती है 6 लेवल की पे होती है भाई साहब। इसमें आप इनिशियल पे यानी जो बेसिक पे है वो 35,400 होगी। इस 35,400 की बेसिक पे का मतलब होता है प्यारे साथी कि लगभग 70 से 75,000 आपकी सैलरी बनेगी, सारे अलाउंसेस वगैरह लग के। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 कैटेगरी में आएगा। अभी हम लास्ट स्लाइड पर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 B2 C2 को समझेंगे कि A2 B2 C2 का मतलब क्या है, ठीक है। एज क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो 18 से 33, ठीक है। पिछला एनटीपीसी जो आया था उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन इस बार अब कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 18 मिनिमम एज होगी, 33 मैक्सिमम एज होगी। और टोटल वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है। तो मैं बताता हूं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर क्या होता है। एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो पूरे स्टाफ की ड्यूटीज को सुपरविजन में रखता है ना। जैसे ये हो गया टिकट सुपरवाइजर, कहाँ किसकी ड्यूटी लगानी है, कैसे लगानी है, टिकट काउंटर पे कौन जाएगा, टीटीए की ड्यूटी कौन करेगा, कौन सा स्टाफ कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वो पूरी की पूरी डिटेल चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की होती है। यही सारा सुपरविजन रखते हैं कि कौन कहाँ पर कैसे ड्यूटी कर रहा है। अच्छी पोस्ट है, अच्छा जॉब है और 161 वैकेंसी है पूरी, ठीक है। दूसरा आती है स्टेशन मास्टर, भाई साहब एक स्टेशन का पूरी तरह से मालिक है ना। किसी भी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर एक मालिक होता है, पावरफुल जॉब होती है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप समझ लीजिए कि यही मालिक है पूरे स्टेशन का, है ना। एक वैल्यूएबल जॉब है, ठीक है। तो आप देखेंगे सैलरी दोनों की एकदम सेम है भाई साहब। कैटेगरी को अभी हम डिस्कस करेंगे, A2 B2 C2 क्या है। 18 से 33 और 615 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की, बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। चलिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, भाई जो मालगाड़ी होती हैं उसका ट्रेन मैनेजर। इसमें पे लेवल 5 में जाएंगे 29,200 स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक पे होगा। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 60 से 70,000 इसकी सैलरी बन के तैयार हो जाएगी। वही 3416 सबसे ज्यादा वैकेंसी 3416 जो देखने को मिल रही है प्यारे साथी, वो दिखाई दे रही है मालगाड़ी मैनेजर गुड्स ट्रेन मैनेजर की, है ना। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी 3416। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो अकाउंटेंसी के जितने भी काम होते हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, वो सारे के सारे आपके अकाउंटेंट्स करते हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट करते हैं, है ना। और कम टाइपिस्ट यानी टाइपिंग के भी जितने काम रहेंगे ऑफिशियली उसमें भी ये काम करेंगे। पे लेवल से 5 रहेगा सेम 29,200। C2 कैटेगरी में आएंगे 1833 और 921 वैकेंसी हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी जो क्लैरिकल के जितने भी काम होते हैं ऑफिस में, टाइपिंग को लेकर के जितने भी टाइपिस्ट के काम होंगे और क्लैरिकल लेवल के जितने भी काम होंगे वो पोस्ट होती है। पे लेवल 5 ही रहेगा, सेम सैलरी रहेगी। कैटेगरी C2 हो जाएगी 18 से 33 और 638 वैकेंसी। क्लियर। चलिए लास्ट है आपका ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट देखिए, एक रेलवे जब लाइन पे चलेगी तो यार ट्रैफिक तो वहां भी हो सकता है, सिग्नल के आधार पर ही चलते हैं वहां, तो कोई भी ऐसा नहीं होता। पूरा रेलवे जो है वो सिग्नल पर चल रहा है, तो उसका भी एक डिपार्टमेंट होता है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। तो वहां पर ट्रैफिक असिस्टेंट का एक पोस्ट है, अच्छा जॉब है, ठीक है। ये भी 4th पे लेवल में आएगा।
25,500 करीब इसका बेसिक पे रहेगा। और हम इसकी बात करें तो 50 से 60,000 के बीच में इसकी सैलरी बनेगी। और जो कैटेगरी मेडिकल है वो A2 हो गया, 18 से 33 और 59 इसमें पोस्ट हैं। अगर मैं सारी पोस्ट को जोड़ देता हूं तो 5,810 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है प्यारे बच्चों, है ना। और बेहतरीन मौका है आप सभी के पास, क्योंकि अभी अभी आप एनटीपीसी 2024 को देके आए, 2000 ग्रुप डी अभी होने वाला है, 2025 की वैकेंसी बैक टू बैक चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि बैक टू बैक आपको मौका मिला। टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 5,810। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो जोन वाइज वैकेंसी डिटेल। अच्छा, कई बार बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि कौन से जोन से भरे, है ना। तो मैंने जोन वाइज वैकेंसीज यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में आपके सामने रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 864, कोलकाता में 685, रांची में 651, मुंबई में 596, मालदा में 522, सिकंदराबाद में 396, भोपाल में 382, अजमेर में 345, बेंगलोर में 241, भुवनेश्वर में 231, चंडीगढ़ में 199, चेन्नई में 187, गोरखपुर में 111, प्रयागराज में 110, अहमदाबाद में 79, तिरुवनंतपुरम 58, गुवाहाटी यानी 56, श्रीनगर 32, मुजफ्फरपुर 23, पटना 23 और सिलीगुड़ी 21। यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपके बिलासपुर जोन में है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जहां वैकेंसी ज्यादा है उस जोन से भर दीजिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे कुछ बताना चाहूंगा कि पिछली बार एनटीपीसी में सब लोगों ने यही सोच के फॉर्म भरा और उनकी जिस जोन में वो खुद आते थे उस जोन से भी ज्यादा उस जोन की मेरिट चली गई जिसमें उन्होंने फॉर्म भरा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी बहुत बड़ी है, जॉब बहुत बड़ी है, बाद में ट्रांसफर भी नहीं होते हैं, आपको मेहनत ही करनी है, किसी की मेरिट कम ज्यादा नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप फॉर्म अपने ही जोन से भरें, क्योंकि अब सभी लोग अपने जोन को छोड़कर बाहर से फॉर्म भर देते हैं और वहां की मेरिट अपने जोन से भी ज्यादा चली जाती है। बाकी फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ घटते हुए क्रम में जोन वाइज वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी है कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि एज लिमिट जो काउंट होगा वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगा जो भी एज लिमिट काउंट की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो देखिए भाई, एज ग्रुप होना चाहिए 18 से 33 साल का। एज ग्रुप कितना होना चाहिए? 18 से 33 साल का। फॉर ऑल कम्युनिटीज एंड कैटेगरीज 1/1/2008 क्या लिखा है? लोअर एज लिमिट एज ऑन 1/1/26 नॉट बोर्न आफ्टर, यानी इसके बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 के बाद का है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। नॉट बोर्न आफ्टर, इसके बाद का जन्म उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अपर एज लिमिट वाज ऑन 1/1/2026, डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि भाई किससे पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस एवं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2 जनवरी 1993 से पहले का जन्म उसका नहीं होना चाहिए, इससे पहले का जन्म उसका नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ओबीसी की अगर बात करें नॉन क्रीमी लेयर की तो 2 जनवरी 1990 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1990 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। इसकी हम बात करें एससी एंड एसटी की तो उसका 2 जनवरी 1988, 2 जनवरी 1988 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। ये कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की वजह से है कि जो इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है इसके बाद ये सारी कम्युनिटीज और कैटेगरीज के लिए है। वो 1/1/2008 के बाद का तो जन्म होना ही नहीं चाहिए और अलग अलग कैटेगरी में इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। इससे पहले का, अगर इससे पहले आपका बर्थ हो रहा है, इसके बाद आपका बर्थ हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर दी हुई इन डेट्स के दिन भी आपका बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव है, इस दिन को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट,
एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को आपको पता है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, 5 साल। इसीलिए जो बर्थ आपका जनरल कैटेगरी में 93 से पहले का नहीं होना चाहिए वो 88 हो जाता है एससी एसटी में। ओबीसी के लिए जो आपका रिलैक्सेशन है वो 3 साल का, इसलिए यहां पे 93 हो जाता है 90 यानी कि 90। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर आप बात करें नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स की, तो इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 इयर्स का, 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इनको मिल रहा है। चलिए एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट सीरियल नंबर 2, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। आउट ऑफ दिस फी 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी, ठीक है। देखिए तो सारी कैटेगरीज के लिए जो आपकी फीस रहने वाली है वो 500 रुपए की फीस है। और रेलवे की एक मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है कि अगर आप सीबीटी फर्स्ट में अपीयर हो जाते हैं तो इसमें से 400 रुपए एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड, ये आपको रिफंड हो जाता है। भाई साहब रेलवे की मुझे सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये लगती है कि 500 रुपए उसने फॉर्म भरवाने के लिए लिए, लेकिन अगर आप वहां अपीयर हो जाते हो फर्स्ट सीबीटी पे तो आपका 400 रुपीज जो है वो रिफंड हो जाएगा। फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं, इन सारी कैटेगरीज के लिए ये जो आपका फीस रहने वाला है वो 250 रहने वाला है। एग्जामिनेशन फीस जब आप फॉर्म भरेंगे तो 250 आपका कटेगा। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज, और इनके लिए 250 रिफंड हो जाना है जब आप सीबीटी 1 में अपीयर हो जाते हैं तब। रेलवे की सबसे बेहतरीन बात मुझे यही लगती है, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है यार, मतलब फॉर्म का पैसा भी आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन आप अपीयर तो होइए, आप पढ़ के एग्जाम तो दीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फी स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी 1, ठीक है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। इसमें जो भी बच्चे आपके क्वालिफाई होंगे वो सीबीटी 2 के लिए भेज दिए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कहने का मतलब इसमें से कूड़े को साफ करके क्रीम को आगे भेज दिया जाएगा। जो क्रीम कैंडिडेट होगा उसके बीच में फाइट कराई जाएगी और उसको भेज दिया जाएगा आपके लिए आगे। चलिए कि आप आगे चलिए, सीबीटी 2 के बाद जब आप आगे पास हो जाते हैं तो आप देखिए फिर होता है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट सीबीटीएसटी, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है इफ एप्लीकेबल, ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जहां टाइपिंग टेस्ट की जरूरत है वहां टाइपिंग का टेस्ट होगा, जहां आपका स्किल टेस्ट की जरूरत है वहां स्किल टेस्ट होगा, जहां कंप्यूटर के एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत है वहां एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये इफ एप्लीकेबल, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है, ठीक है ना, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सीबीटी 2 में पास होने के बाद आपको स्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जहां पे भी एप्लीकेबल होगा वहां पे। इसके बाद इसमें पास होने के बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए चले जाएंगे। मेडिकल कैटेगरीज अभी हमने डिस्कस करी थी A2 B2 C2, इनको आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के मेन पॉइंट्स A2 B2 C2 हैं क्या, है ना, आपको किस तरीके से मेडिकल फेस करना है। जब आप मेडिकल के बाद आगे जाते हो तो देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नेम होगा फाइनल मेरिट में, दिस इज द फाइनल मेरिट, कि ये हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है और आप चले जाएंगे आरआरबी का हिस्सा बनने। भाई ये पूरा एक, मतलब मैं आपसे कहूं भाई बहुत अच्छा इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस ले रखा है। कूड़ा हटाओ, क्रीम को लेके आओ, क्रीम लेके आओ तो इनके स्किल को पहचानो, स्किल चेक करने के बाद मेडिकल फिटनेस देखिए, फिर इनके डॉक्यूमेंट्स देखिए और इनको फाइनल मेरिट में भेज दीजिए कि भैया आप सिलेक्ट हो गए हैं, आज से आपके सारे खर्चे रेलवे भर्ती बोर्ड उठाएगा, आप जो है सरकारी नौकर बन चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 हमने पढ़ तो लिया, लेकिन है क्या, तो सीबीटी 1 देखते हैं। फर्स्ट केस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी,
ये होता है ड्यूरेशन 90 मिनट की रहती है इसकी ड्यूरेशन जो रहने वाली है प्यारे साथियों वो कितने मिनट की रहने वाली है, वो 90 मिनट की रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, तो 40 और 30 70 और 30 100 यानी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। और ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर का पेपर होगा जिसमें जीएस का वेटेज जबरदस्त है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, है ना। तो ऐसे करके 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट। इसकी जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी। 100 क्वेश्चन 120 मिनट। कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर यूज ऑफ अ स्क्राइब, ठीक है। ये कह रहा है कि जिसके लिए स्क्राइब की जरूरत है, जो कैंडिडेट स्क्राइब रखना चाहते हैं, उनके लिए इस पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो कितने की हो जाएगी, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। और हमारे जैसे जनरल जो कैंडिडेट हैं, जो स्क्राइब के थ्रू एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको यहां बता ही दिया कि 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है, जिसको हम कहते हैं 1.5 आवर। अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हैं तो आपको टाइम 2 घंटे का मिलेगा, और अगर आप स्क्राइब यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको टाइम जो है 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का मिलने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। The section wise distribution given in the above table is only indicative, and there may be some variations in the actual questions paper. There will be a negative marking and 1/3 marks. भाई ये देख लीजिए, यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी एक गलत करने पर आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसको हम और देसी भाषा में देखें तो अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वो एक सही को बराबर कर देगा, उस एक सही का आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 3 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन सही है, बराबर हो जाएंगे, इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो भैया नेगेटिव भी खूब अच्छी खासी दे रखी है, ठीक है कि नहीं। तो देख लीजिए, जनरल एग्जाम में एसएससी वगैरह में अगर बात करें तो 1/4 की होती है। 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही हमारा बराबर होता है, लेकिन यहाँ 3 गलत होने पर एक सही वाला आपका बराबर हो जाएगा। तो अच्छी खासी नेगेटिव दे रखी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करके ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आएगा सीबीटी 2। इसके बाद क्या आएगा, सीबीटी 2। जिन बच्चों ने पहला सीबीटी 1 पास कर लिया है उनके लिए सीबीटी 2 आएगा। तो देखिए भाई, एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, भाई सीबीटी के फिर से 90 मिनट होंगे यानी 1.5 घंटा होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35। देखिए रेलवे में एक तो लैंग्वेज नहीं होती है ना, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, ना हिंदी होती ना इंग्लिश होता, 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन वहां पे थे 40 30 और 30। कितने थे, 40 30 और 30, तो 100 क्वेश्चन थे। लेकिन यहां पे हो गए 50 35 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 120 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। 90 मिनट 1.5 घंटे का हो गया। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन वही बात जो अभी मैंने बताई थी, 2 घंटे की होगी। किनके लिए, जो स्क्राइब यूज कर रहे हैं, जो स्क्राइब यूज कर रहे हैं अपनी जगह पे, है ना, कुछ परेशानी है या आप हैंडीकैप कैटेगरी के थ्रू आप जो है स्क्राइब यूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे बेचारे आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको भी स्क्राइब की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो उनके लिए जो समय होगा वो 2 घंटे का रहने वाला है। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा, और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क की होगी। यानी इस पर भी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वो एक सही क्वेश्चन को बराबर कर देंगे, वो भी एक सही क्वेश्चन को बराबर कर देंगे। तो ये हो गया आपका सीबीटी 2। आगे चलते हैं भाई। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर, मैंने भी आपको बताया था कि जहां एप्लीकेबल होगा, सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ, उसके बाद कंप्यूटर का स्किल टेस्ट जहां भी एप्लीकेबल होगा। तो हम देखते हैं कहां कहां एप्लीकेबल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में भाई, ठीक है, ये तो सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 2 इसमें किसी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए भाई सब सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर टाइपिंग का टेस्ट कराया जाएगा इनके लिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, भाई सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट इनका भी होने वाला है, ठीक है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 किसी भी स्किल टेस्ट की नीड नहीं है इनको। इसके बाद स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, सीबीटी 1 देंगे, सीबीटी 2 देंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होगा दोनों का। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद जैसा जिस पोस्ट के लिए जहां एप्लीकेबिलिटी होगी वहां पे कहीं स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का, कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कौन सी पोस्ट में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद कौन सा टेस्ट होना है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट।
अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस। आपने देखा हर एक पोस्ट के लिए एक मेडिकल फिटनेस दिया हुआ था, A2 B2 C2। A2 B2 C2 का मतलब क्या है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 की बात करते हैं। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, ये आदमी जो A2 कैटेगरी में आता है ये सारे के रेस्पेक्ट में फिजिकली फिट होगा। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है विजन स्टैंडर्ड, रेलवे के अंदर विजन स्टैंडर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्टेंट विजन की बात करें 6x9 विदाउट ग्लास और नो फॉगिंग टेस्ट, ठीक है, यानी विदाउट ग्लासेस, चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए और 6x9 तक होनी चाहिए आपकी डिस्टेंट विजन। नियर विजन की बात करें विदाउट ग्लासेस, मतलब A2 की अगर हम बात करें, A2 की अगर हम बात करें तो आपको इसमें ग्लासेस अलाउड ही नहीं है। अगर कोई बच्चा चश्मा लगा रहा है या चश्मा पहनता है तो वो A2 कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो A2 कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं B2 कैटेगरी की। तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, सारे रेस्पेक्ट में वो फिजिकली फिट तो होगा ही। डिस्टेंस विजन 6x9 6x12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, ठीक है। तो यहां पर आपको एक मिनिमल क्वालिटी के यानी ग्लासेस को अलाउड कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी पावर 4D से आगे एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन मतलब एक बहुत बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए आपकी आंख का। ये हो गया आपका V2 कैटेगरी। C2 कैटेगरी की बात करें तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकली तो सारी चीजों में वो फिट होना चाहिए पहली बात। डिस्टेंस विजन की बात करें 6x12 नील विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। नील मतलब यहां पर कंप्लीटली ग्लासेस आपको पावर वाले अलाउड कर दिए जाएंगे। जो C2 कैटेगरी है, अगर आप किसी भी पावर का कोई भी चश्मा पहनते हैं तो आपको इस कैटेगरी में फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी A2 कैटेगरी, B2 कैटेगरी, C2 कैटेगरी। मैंने यहां पर कुछ चीजें ऊपर बताई थी कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी काम करेगी, तो आप यहां से पहचान सकते हैं। देखिए ये सारी पोस्ट वाइज B2 A2 A2 C2 C2 A2, तो इनको मैंने वहां पर डिटेल में बता दिया है कि B2 A2 C2 क्या है। A2 मतलब है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी डिस्टेंस विजन, कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। आप एक हल्के नंबर का चश्मा पहन सकते हैं B2 में, और आप अच्छी पावर का भी अगर कोई है, आप मतलब आपका नंबर ज्यादा है तो आप ग्लासेस का यूज कर सकते हैं C2 कैटेगरी में। लेकिन तीनों ही कैटेगरी में फिजिकल फिट होना बंदा बहुत जरूरी है। बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस है आपकी किसकी, डिस्टेंस विजन की। उसके आधार पर आपको A2 B2 C2 में खुद को देखना पड़ेगा। फिजिकली फिट तो सब में होना ही होना है, ठीक है। चलिए, तो ये था RRB NTPC का पूरा नोटिफिकेशन, जो आपकी काम की चीजें थी एक जनरल कैंडिडेट के लिए। जो काम की चीजें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आप अच्छे से चीजों को देख करके, आप अच्छे से चीजों को समझ करके बढ़िया तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करें और लग जाएं तैयारी में। खूब सारी वैकेंसीज आ रही हैं प्यारे साथियों, इस बार बचना नहीं चाहिए। ये दिवाली तो बिना रोजगार की निकली है, लेकिन अगली दिवाली रोजगार वाली होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड किसी भी जानकारी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिलेक्शन रनवे के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे आपको ऐसी सारी बेहतरीन PDF, सारे कंटेंट, ये सब आपको मिलते रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी RRB NTPC 2025 के नए नोटिफिकेशन की जानकारी। लग जाइए तैयारी में, फॉर्म भरिए और हम मिलते रहेंगे। आगे जाकर के हमारी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, और जैसी जहां आपकी ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ें हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां आपको मिलती रहेंगी। ओके, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।